आप जानते हैं, इतिहास में हमेशा पढ़ाया जाता है कि शहर लूटे गए, पर आज हम एक अलग नजरिए से देखेंगे। हम ये जानेंगे कि कुछ शहरों को सिर्फ उनकी दौलत के लिए नहीं, बल्कि इसलिए तबाह किया गया क्योंकि वो लोगों को सोचना सिखाते थे। चलिए इस कहानी के गहरे सच को समझने की कोशिश करते हैं। और यही वो बात है जो इस पूरी पड़ताल का, इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। मुद्दा सोना चांदी का था ही नहीं। असल मुद्दा था उस याददाश्त को मिटाना, उस मेमोरी को इरेज करना जो किसी भी समाज को आज़ाद बनाती है। तो बस यही वो धागा है जिसे पकड़कर हम इस पूरी कहानी में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हम इस पूरी बात को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कि आखिर सत्ता को शहरों से डर क्यों लगता है। फिर हम देखेंगे ज्ञान को मिटाने का एक खास पैटर्न। उसके बाद क्या ये सब सिर्फ भारत में हुआ और हमारी इतिहास की किताबें इस सच को क्यों नहीं बताती। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, इस खोई हुई याददाश्त का, इस लॉस्ट मेमोरी का हम पर असर क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर कुछ खास तरह के शहर किसी भी एब्सोल्यूट पावर या तानाशाही सत्ता के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों बन जाते हैं। और देखिए, इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। जब भी कोई पावर, कोई सत्ता किसी समाज पर हमेशा के लिए कंट्रोल करना चाहती है, तो उसका पहला हमला उसकी मेमोरी यानी उसकी स्मृति पर होता है। समाज पर कंट्रोल का रास्ता हमेशा उसकी कलेक्टिव मेमोरी को खत्म करने से ही होकर गुजरता है। अच्छा, जब हम यहां स्मृति या मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ यादें नहीं है। नहीं, ये किसी समाज की, आप कह सकते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उसकी सामूहिक चेतना है। इसमें क्या क्या आता है? उसकी शिक्षा, उसके ग्रंथ, उसकी भाषा, उसकी परंपराएं और सबसे जरूरी उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका आत्मसम्मान। असल में हमला इसी पर होता है। अगर हम इतिहास को देखें तो हमें मोटे तौर पर 3 तरह के शहर दिखते हैं। पहले हैं इकोनॉमिक सिटीज, मतलब व्यापार के केंद्र। दूसरे मिलिट्री सिटीज, यानी किले और छावनियां। ये धन और शक्ति के सेंटर हैं। लेकिन सत्ता के लिए सबसे खतरनाक होते हैं तीसरे तरह के शहर, कल्चरल सिटीज। क्यों? भाई, क्योंकि यही वो जगहें हैं जो सवाल करना सिखाती हैं। ये सत्ता को मान नहीं लेती, बल्कि तर्क की कसौटी पर परखती हैं, और ये आने वाली पीढ़ियों को सोचने की ताकत देती हैं। और बस यहीं पर सत्ता का पूरा मनोविज्ञान, पूरी साइकोलॉजी काम करती है। एक सेना को तो आप जंग में हरा सकते हैं, लेकिन विचारों का क्या? विचारों को नहीं हराया जा सकता। उन्हें मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनके सोर्स को ही खत्म कर दो, उन शहरों को ही मिटा दो जहां से वो विचार जन्म लेते हैं। तो चलिए अब इस थ्योरी को थोड़ा प्रैक्टिकल में देखते हैं। अगले हिस्से में हम ये देखेंगे कि ये जो पैटर्न है ज्ञान को मिटाने का, ये भारत के ऐतिहासिक शहरों में हमें कैसे और कहां-कहां दिखाई देता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा उदाहरण है नालंदा। सोचिए, नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज नेटवर्क था। 10,000 से ज्यादा छात्र, चीन, कोरिया, तिब्बत से 2,000 से ज्यादा शिक्षक। और सबसे बड़ी बात क्या थी? इसका करिकुलम। यहाँ सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और लॉजिक यानी तर्क सिखाया जाता था। मतलब यहाँ क्या सोचना है ये नहीं, बल्कि कैसे सोचना है ये सिखाया जाता था। तो यहाँ एक सवाल उठता है जो हमारे पारंपरिक इतिहास को सीधी चुनौती देता है। अगर मकसद सिर्फ लूटना था, सिर्फ खजाना चाहिए था, तो उस लाइब्रेरी को महीनों तक जलाने की क्या जरूरत थी, जिसमें लाखों ग्रंथ और पांडुलिपियां थीं? सोचिए, इसका मतलब साफ है, निशाना दौलत नहीं, निशाना ज्ञान था। और ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। नालंदा के बाद विक्रमशिला को भी तबाह किया गया। विक्रमशिला क्या था? वो नालंदा का एक तरह से विकल्प था, एक बैकअप था, जो फिलॉसफी और क्रिटिकल थिंकिंग का दूसरा बड़ा गढ़ था। तो रणनीति बिल्कुल साफ थी, पहले मेन सोर्स को खत्म करो और फिर उसके बैकअप को भी खत्म कर दो, ताकि ज्ञान के दोबारा पनपने का कोई चांस ही न बचे। अब बात करते हैं काशी की, यानी वाराणसी की। काशी को बार बार निशाना क्यों बनाया गया? सिर्फ मंदिरों के लिए नहीं। असल वजह यह थी कि काशी एक कंटिन्यूअस कल्चरल ट्रांसमिशन का केंद्र था। मतलब एक ऐसी जगह जहां परंपरा और ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार बह रहे थे। इसीलिए हर हमले में सिस्टमैटिक तरीके से मंदिर, पाठशालाएं और आचार्यों यानी टीचर्स को निशाना बनाया गया, ताकि ये फ्लो टूट जाए। लेकिन काशी को कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका। जानते हैं क्यों? क्योंकि काशी सिर्फ एक शहर, सिर्फ कुछ इमारतें नहीं थी। वो एक जिंदा याददाश्त थी जो वहां के लोगों के अंदर बसती थी।
और उस याददाश्त को मिटाना नामुमकिन था। यही पैटर्न हमें दूसरी जगहों पर भी दिखता है, जैसे मथुरा कला, संगीत और संस्कृति की राजधानी थी। एक ऐसा शहर जो लोगों को आनंद और आत्मसम्मान देता था, और एक खुश और जागरूक समाज किसी भी तानाशाही सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। फिर था उज्जैन ने समय के ज्ञान को कंट्रोल किया हुआ था, मतलब एस्ट्रोनॉमी, कैलेंडर, और जो समाज समय को समझता है वो अपने इतिहास को भी समझता है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो अब तक हमने भारत के उदाहरण देखे, पर क्या ये सब सिर्फ भारत में ही हुआ? नहीं, अब हम अपना दायरा थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये ज्ञान को मिटाने की रणनीति एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी रही है। और ये पैटर्न आपको दुनिया भर में मिलेगा। मिसाल के तौर पर मिस्र में अलेक्जेंड्रिया की महान लाइब्रेरी का जलाया जाना, बगदाद के हाउस ऑफ विजडम यानी बैत अल हिकमा की तबाही, या फिर मायन सभ्यता के ग्रंथों और शहरों का विनाश। इतिहास इस बात का गवाह है कि ज्ञान के केंद्रों को मिटाना हमेशा से ही सत्ता की एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी रही है। और पैटर्न हमेशा एक ही होता है। सबसे पहले ज्ञान को नष्ट करो, उसके बाद पहचान अपने आप मिट जाती है, और आखिर में इतिहास को अपने हिसाब से दोबारा लिख दो। तो अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर ये पैटर्न इतना साफ है, इतना स्पष्ट है, तो फिर हमारी इतिहास की किताबें, हमारे टेक्स्ट बुक्स इस गहरे साइकोलॉजिकल मोटिव के बारे में, इस इरादे के बारे में चुप क्यों हैं? वजह यह है कि जो मेनस्ट्रीम इतिहास हमें पढ़ाया जाता है वो हमें क्या बताता है? युद्ध, कौन राजा था, कौन सी तारीख थी, बस। वो हमें ये नहीं बताता कि उस हमले के पीछे का इरादा क्या था, उसका साइकोलॉजिकल असर क्या हुआ, हमारा कल्चरल लॉस कितना बड़ा था। और इसका जवाब इस एक लाइन में है, क्योंकि इतिहास अक्सर हुकूमत का, सत्ता का पोस्टर होता है, समाज का एक्सरे नहीं। वो हमें वो दिखाता है जो सत्ता हमें दिखाना चाहती है, ना कि वो जो असल में हुआ। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान के इस सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन का, इस सुनियोजित विनाश का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ। इसका असर बहुत गहरा और दूर तक गया। सबसे पहले तो हजारों मूल ग्रंथ हमेशा के लिए खो गए। दूसरा, भारत की जो बौद्धिक परंपरा थी वो लिखित से हटकर ज्यादातर मौखिक हो गई, ओरल ट्रेडिशन पर आ गई। तीसरा, ज्ञान जो पहले इंस्टीट्यूशनल था वो टूटकर फ्रैगमेंटेड और लोकल हो गया। और चौथा, जो शिक्षक वर्ग था, जो आचार्य थे, वो कमजोर हो गए और बिखर गए। और इन सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है जो आज भी हम महसूस करते हैं कि हमें पता है कि हम महान थे, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कैसे थे। वो कैसे का जवाब उन किताबों में था जो जला दी गईं। और यहीं पर हमें इस पूरी कहानी का सार मिलता है। शहर इसलिए नहीं तोड़े गए कि लोग गरीब हो जाएं, नहीं। शहर इसलिए तोड़े गए ताकि लोग भूल जाएं। वो ये भूल जाएं कि वो कौन थे। क्योंकि याद रखिए, जिस समाज की स्मृति मर जाती है, जो समाज अपनी याददाश्त खो देता है, वो हर नए शासक को, हर नई ताकत को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लेता है।